आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो एक बहुत बेसिक सा टॉपिक रहेगा। और ये जो टॉपिक है अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो जाते जाते ये जो आपको लेक्चर है ये कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चंस में स्टेटमेंट के रूप में नजर आएगा। तो जो टॉपिक आज हम देखेंगे वो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट बन के हमारे एग्जाम में नजर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे सब्जेक्ट से, बायोलॉजी से। देखो जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी बायोलॉजी का एक सीक्रेट आपको बताता हूं आज ही। कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है जो शायद हमने पढ़ी नहीं होती या कहीं ना कहीं हम उसको मिस कर जाते हैं। तो खूबसूरती बायो की ये है कि इसकी जो टर्मिनोलॉजी है ना ये हमेशा करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजी है ना, अगर हम टर्मिनोलॉजी को तोड़ के देखें, कुछ पार्ट में ब्रेक करें, है ना, तो हमें उसका जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं पता चलता है। जैसे हम अपने सब्जेक्ट के नेम से ही शुरुआत करेंगे सबसे पहले, बहुत बेसिक से। जैसे बायोलॉजी को अगर हम तोड़ देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो जो वर्ड्स हैं वो बनते हैं, एक है बायो, दूसरा है लॉजी। इन दोनों वर्ड्स को मिलकर क्या बन गया? बायोलॉजी। ठीक है, अब बायो का मतलब क्या है? बायो का मतलब है लिविंग। बायो का मतलब है लिविंग और लॉजी का मतलब है स्टडी करना, है ना। इसका मतलब हमारा ये जो सब्जेक्ट है ना ये रिलेटेड किससे है? ये रिलेटेड है लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी से। मतलब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर स्टडी कर रहे हैं, इट मींस हम साइंस की कौन सी ब्रांच की बात कर रहे हैं? हम बायोलॉजी में हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना वो इतना आसान टॉपिक है और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतना आसान टॉपिक है ना कि जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स होते हैं ना वो सोचते हैं कि चलो छोड़ो यार इस टॉपिक को क्या करना, ये तो आता है। लेकिन जब ये आता है ना तो कईयों के होश उड़ जाते हैं भी ये क्या हो गया, मतलब हमने तो सही किया था, ये गलत कैसे हो गया, है ना। तो हमें इन सब चीजों से बचना है। हमारा जो मकसद है वो ये है कि बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है और पूरे हाई लेवल तक जाना है। और बीच में जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं ना उन सभी बातों का ध्यान रखना है कि कहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंपटीशन आपने सिर्फ दो लोगों से कंपटीशन करना है, सिर्फ और सिर्फ दो लोगों से। नंबर वन, योरसेल्फ, है ना, खुद से कंपटीशन करना है। सबसे पहला ध्यान क्या रखेंगे कि हम खुद से मतलब कंपटीशन करेंगे कि क्या हम अपने आज से बेटर हैं, मतलब अपने कल से आज बेटर हैं या नहीं बेटर हैं। जिस दिन आपको लगे ना कि आपका जो आज का दिन है वो जो बीत गया कल उससे बेटर नहीं है, इट मींस आपकी जो तैयारी है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी नहीं चल रही है। और अगर आपको अंदर से लगे कि हाँ मेरा तो मतलब कल वाले दिन से आज मुझे कुछ ज्यादा आता है, मैंने कुछ सीखा है, इट मींस आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हो। सेकंड कॉम्पिटिटर कौन है? हमारा जो सेकंड कॉम्पिटिटर है ना वो हमारा दुश्मन है। और उस दुश्मन को क्या बोलते हैं? एग्जामिनर। एग्जामिनर ब्रेन। जो एग्जामिनर जिसको हमारा एग्जाम सेट करना है वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है। कैसे दुश्मन है? या कॉम्पिटिटर बोल दो उसको, क्योंकि हमने उसके ब्रेन को स्टडी करना है। हमने इसके ब्रेन को किस तरीके से स्टडी करना है? हमने पहले तो सारे के सारे जो पुराने क्वेश्चंस आ रखे हैं उनको अच्छे तरीके से देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करके हम ये जान सकते हैं कि जो हमारा एग्जामिनर है, जो एग्जाम बना रहा है, वो किस तरीके का क्वेश्चन फिर से फ्रेम कर सकता है। तो हमारा कंपटीशन किससे है? इन दो लोगों से है। एक तो हम खुद हैं, दूसरा कौन है? हमारा जो एग्जामिनर है, जो हमारे एग्जाम को फ्रेम कर रहा है। तो ये दो हमारे कॉम्पिटिटर हैं और इन दोनों कॉम्पिटिटर से हमेशा कॉम्पीट करना है और अच्छे से करना है। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम शुरुआत करेंगे। तो मुझे सबसे पहले सारे बच्चे यस लिख के बोलो कि हाँ आप इन दोनों कॉम्पिटिटर से आगे जाओगे या नहीं जाओगे, बेटर परफॉर्म करोगे, यस और नो जी, यस और नो। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जितने लोग भी यस लिख रहे हैं ना डेफिनेटली ये कुछ मतलब ये इस एग्जाम को फोड़ के आएंगे बड़े अच्छे से। और जो अभी भी सोच रहे हैं ना कि यस लिखना या नहीं लिखना, तो भैया मेहनत करनी शुरू कर दो अपनी, है ना। अगर यहां पे भी शर्माओगे तो फिर कहां जाओगे। चलो फिर हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। हमारा आज का टॉपिक जो है वो रिलेटेड है
बंतु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो प्लीज आप उसको मैसेज में लिख दीजिए। बंतु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज आप उसको मैसेज में लिख दीजिए। ठीक है जी, मैं अभी भी रिपीट कर देता हूं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेक्चर अगर किसी भी स्टूडेंट को, कोई भी किसी भी कैंडिडेट को कोई डाउट है तो आप प्लीज उसको लिख दीजिए जी। तो हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है बहुत आसान, लिविंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग? हमारा टॉपिक क्या है? हमें ये जानना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग। हम बार बार सोचते हैं, हम बोलते हैं कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग, है ना? देखो, एक बहुत जी, एक छोटी सी बात करें, एक छोटी सी बात करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अगर आपके सामने एक प्लास्टिक की गुड़िया है, देखिए अगर आपके सामने एक प्लास्टिक की गुड़िया है ना, और एक आपके सामने जो रियल बेबी है वो है, और मैं पूछूं कि अच्छा बताओ दोनों में से लिविंग कौन है और नॉन लिविंग कौन है, तो झट से पहचान लोगे कि सर जी ये जो गुड़िया ना ये तो प्लास्टिक है, ये तो नॉन लिविंग है जी, और जो दूसरी गुड़िया ना वो लिविंग है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अच्छा बताओ कैसे पता चला ये लिविंग है ना? तो यहां पे चक्कर पड़ेगा भी, कैसे पता चला? तो आप बोलोगे कि सर जब हमने प्लास्टिक वाली गुड़िया को देखा ना तो उसने किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं शो की, लेकिन जब हमने दूसरी गुड़िया को देखा ना वो सांस ले रही थी, हमें ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस ले रही है, वो अपने हाथ हिला रही थी, वो हंस रही थी, वो रो रही थी, है ना, वो खाना खा रही थी, है ना, वो खाना खा रही थी। तो इट मीन्स ऐसे भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिनको देख के आप ये पहचान सकते हो कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये तो एक छोटी सी बात है कि जिससे आप देख सकते हैं, मतलब बाहर से देख के बता सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये लिविंग है। लेकिन बायोलॉजी की टर्म में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, मतलब ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, हम क्या करने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना? हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जो जिनको देख के हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये लिविंग है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक वाले कैरेक्टरिस्टिक्स की। अगर मैं बात करूं लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि बताओ लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, तो आप सब में से कोई ना कोई बोलेगा जी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो तो ग्रोथ करते हैं, नॉन लिविंग नहीं करते हैं। तो हमारा सबसे जो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहेगा वो क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब ऐसे फीचर, मतलब ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ना ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा फीचर है जो शायद सिर्फ और सिर्फ लिविंग में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों याद रखना, साइंस या फिर बायोलॉजी इज दी साइंस ऑफ एक्सेप्शन। बायोलॉजी में ना बहुत सारी एक्सेप्शन है, और जहां पे एक्सेप्शन आ गई ना वहां पे एग्जामिनर की नजर रहेगी कि ये एक्सेप्शन है, यहां से क्वेश्चन डालना बनता है। तो हमने एक्सेप्शन तो कोई नहीं छोड़नी है, एक एक एक्सेप्शन को ना बहुत अच्छे से फोड़ देना, अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना वो ग्रोथ करते हैं, वो डेवलपमेंट करते हैं। अच्छा, और कौन कौन से फीचर हो सकते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, और कौन कौन से फीचर है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट को शो करते हैं। इन सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को मैं आगे करवाऊंगा आपको, एक एक को आराम से करेंगे, समझेंगे। अच्छा, और कौन कौन से फीचर्स हैं, देखो मैं सिर्फ ऐसे फीचर्स को लेके चलूंगा जो एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा फीचर है, नेक्स्ट जो फीचर है वो है मेटाबॉलिज्म। क्या है जी, मेटाबॉलिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, मेटाबॉलिज्म। अब क्या होता है मेटाबॉलिज्म, उसके लिए थोड़ी सी वेट करते हैं, है ना? अच्छा, और कौन कौन से फीचर हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना वो चीजों को सेंस कर सकते हैं, वो चीजों को रिस्पोंड करते हैं। और जब हम चीजों को सेंस करते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ वो यार मतलब कॉन्शियस है, हम पूरे हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अच्छी तरह से इन्फॉर्म्ड है, अच्छी तरह से हमें उसके बारे में पता है, और इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं जी, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो
पाए जाते हैं और जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि 3 तो सर ने ब्लैक मार्कर से लिख दिए, 2 को ग्रीन से क्यों लिखा? तो 2 को ग्रीन से इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या रहेगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा, 2 वर्ड है ना, एक ग्रोथ है, एक डेवलपमेंट है। एक वर्ड क्या है? ग्रोथ, और दूसरा वर्ड क्या है? डेवलपमेंट। कभी कभी ना हमें इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस नहीं पता होता, तो डिफरेंस बहुत आसान है। पहले एक काम करते हैं, पहले हम ग्रोथ को समझते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। देखो, ग्रोथ का मतलब है बढ़ना, किसी भी चीज का बढ़ना। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इसका मतलब यहां पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बढ़ने की बात हो रही है। पर बढ़ क्या चीज रही है? तो बढ़ यह चीज रही है कि जो ग्रोथ है ना, वो 2 तरीके से होती है। नंबर 1, या तो ये हो सकता है जो सेल है उसका जो मास है और जो उसका वॉल्यूम है, या तो उसका मास है, वॉल्यूम, ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ग्रोथ बोलूंगा ना। एक सेल था, उसका जो मास है वो लगातार बढ़ रहा है, उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो साइज है वो लगातार बढ़ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि वहां पे क्या हो रही है? वहां पे ग्रोथ हो रही है। नंबर 1। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि हो सकता है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है। क्या हो सकता है? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है। नंबर ऑफ सेल्स ये लगातार क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा? दिस इज ऑल्सो ग्रोथ। नंबर 1 क्या है? इंक्रीज कर रहा है, मास इंक्रीज कर रहा है। नंबर 2 क्या है? जो सेल का नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, कहां पे देखने को मिलते हैं? अगर आप नोटिस करो, अगर आपने सेल साइकिल को पढ़ा है, बाकी हम सेल साइकिल को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको सेल साइकिल का बहुत बेसिक भी पता है तो आपको पता होगा कि जो G1 फेस होता है वहां पे सेल अपने साइज को इंक्रीज करता है, क्योंकि वो अपने अंदर ऑर्गेनेलिस को डुप्लीकेट करता है, ऑर्गेनेलिस को बनाता है। ऐसे G2 फेस में सेल फिर अपने साइज को इंक्रीज करता है। तो सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, इट मींस वहां पे क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है ना। ऐसे ही अमीबा है ना, अमीबा अपने सेल के साइज को इंक्रीज करता है और जब इतना साइज हो जाता है ना कि उसका जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर अमीबा स्प्लिट कर जाता है, 2 पार्ट में टूट जाता है। ठीक है, तो साइज का इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसका मतलब अमीबा भी ग्रोथ कर रहा है ना। दूसरी बात, नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना। अगर आप किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखो सॉरी, तो कभी ना कभी वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था ना, वो एक सिंगल सेल तो था, है ना। हम अपने आप को देख लेते हैं, एक टाइम था जब हम जाइगोट थे, है ना। फिर जाइगोट से 2 सेल बने, 4 सेल बने, 8 सेल बने, है ना। मेरुला बन गया, ब्लास्टुला बन गया, गैस्ट्रुला बन गया, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, ऑर्गेनिजम्स के जो ऑर्गन्स हैं वो बनने बनने स्टार्ट हो गए। तो इट मींस हमारे अंदर भी तो ग्रोथ हुई है ना, तो इसी को बोलते हैं ग्रोथ। इसी को क्या बोलते हैं? ग्रोथ। दूसरा आता है डेवलपमेंट। देखो, डेवलपमेंट को 2 तरीकों से पढ़ा जा सकता है। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो जो ग्रोथ है ना, जब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ग्रोथ होती है, जैसे मैं फ्रूट की एग्जांपल देता हूं आपको। फ्रूट में होगा, सबसे पहले एक एग होगा, है ना, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद उसका लार्वा बनेगा, टैडपोल बनेगा, फिर फ्रॉग बनेगा, मतलब अडल्ट फ्रॉग बनेगा। तो वहां पे जो ग्रोथ है ना, वो उसका एक सीक्वेंस है, पर्टिकुलर सीक्वेंस है, और उसी सीक्वेंस को हम डेवलपमेंट बोलते हैं, है ना। तो ग्रोथ जब एक सीक्वेंस में होती है, उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। ये तो एक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू देखने का। दूसरा, जो ग्रोथ होती है ना, ये लिमिटेड होती है ऑर्गेनिज्म में। मतलब कोई कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, स्पेशली अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, तो वहां पे क्या है? एक सर्टेन एज है, उस एज के बाद जो ग्रोथ है वो मतलब होगी नहीं, है ना। दूसरी बात, जो ग्रोथ है वो इरिवर्सिबल भी है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर ग्रोथ होती है तो ग्रोथ कम भी हो सकती है ना। तो ये है ना। दूसरा, डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट का क्या मतलब है? अगर आप साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या सीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो डेवलपमेंट का मतलब है सीखना। और इंसान जब तक जिंदा है, एनिमल जब तक जिंदा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली ह्यूमन, कोई भी एनिमल जब तक जिंदा है तब तक वो सीखता है, कुछ ना कुछ हम हर रोज सीखते हैं। अभी आप लेक्चर सुन रहे हो ना, हो सकता है आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज हो, पहले से पता हो, लेकिन फिर भी सुन रहे हो तो कुछ ना कुछ आप यहां से भी सीखोगे। इसका मतलब आप अपने आप को भी क्या कर रहे हो? डेवलप हो रहे हो इस टाइम पे।
आपकी जो स्किल्स है वो इंक्रीज हो रही है, आपकी स्किल्स जो है बढ़ रही हैं। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या फर्क है? एक तो यह कि ग्रोथ लिमिटेड होती है, लेकिन डेवलपमेंट का कोई टाइम नहीं है। जब तक जिंदा है एनिमल, प्लांट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर डेवलपमेंट हमेशा होती रहेगी। ठीक है, ओके। तो अब जिसके अंदर भी ग्रोथ होगी तो मैं क्या उसको लिविंग बोल दूंगा? तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी। एक बात याद रखना कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, उसको देखने के लिए कम से कम आपको 2 से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर चाहिए। मतलब कम से कम 2 तो हो ही। ये नहीं है कि आपने देखा कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ शो नहीं कर रहा तो आपने बोल दिया कि नहीं जी वो तो नॉन लिविंग है। नहीं, हो सकता है वो रिप्रोडक्शन कर रहा हो सकता है उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहा हो सकता है उसका कोई मतलब प्लॉइडी लेवल हो, टिश्यू मतलब सेलुलर या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो किसी भी तरीके की, हो सकता है वो मूव कर रहा हो, है ना। तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर से आप कभी ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। कम से कम आपको 2 फीचर्स चाहिए। ठीक है, आगे 1-2 एग्जांपल्स और करेंगे, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। हम बोल रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना वो ग्रोथ करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। मैंने पहले ही बोल दिया कि जो बायोलॉजी ना इसके अंदर एक्सेप्शन बहुत आती है। क्या एक्सेप्शन है देख लेते हैं। देखो जो हिमालय है, आप देखो आप सारे के सारे लोग हिमाचल प्रदेश से हो। अब हिमाचल में क्या है? हिमालय है, क्या है जी? या फिर हिमालय। अब एक रिपोर्ट की बात माने तो जो हिमालय है वो हर साल उसकी जो हाइट है वो तकरीबन 1 सेंटीमीटर के नियर अबाउट बढ़ती है। तो मैं, हिमालय तो नॉन लिविंग है ना, हाइट तो इसकी भी बढ़ रही है, तो मैं क्या इसको ग्रोथ बोल दूं? नहीं बोल सकता, क्योंकि और भी फीचर्स है ना, उनको देखना पड़ेगा। और भी फीचर्स को देख के मैं डिसाइड कर सकता हूं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो आगे चल के बात करेंगे। आपने मुझे बताना है, लेक्चर के लास्ट में पूछूंगा कि हिमालय लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब ये बात क्लियर है, ये हर साल 1 सेंटीमीटर के आसपास, तकरीबन 1 सेंटीमीटर के आसपास इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, तो लेक्चर के लास्ट में बात करेंगे कि क्या हिमालय लिविंग है या नॉन लिविंग है। और ये बात मुझे आपने याद करवानी है कि सर आपने क्वेश्चन पूछा था एक। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है लोकोमोशन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लोकोमोशन एंड डेवलपमेंट। अब कई बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं अभी आपसे पूछ लूं ना, बताओ जी लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस क्या है, तो कुछ स्टूडेंट बता देंगे, कईयों को तो सोचना पड़ेगा यार ये है या नहीं है। तो आज ही क्लियर करते हैं बहुत आसान तरीके से। देखो, पढ़ाने का जो मेरा तरीका है ना वो ऐसा है कि जिंदगी में जो चीजें चल रही ना उनके साथ जोड़ के पढ़ेंगे, फिर मजा आता है बायोलॉजी का। नहीं तो बायोलॉजी ना ऐसे रट्टा से लगता है, नहीं नहीं ये तो रट्टा है, पर हम तो जिंदगी के साथ, जिंदगी जो है ना हमारी, उसके आसपास जो चीजें हैं उनके साथ जोड़ेंगे। अब देखो गूगल मैप तो सब यूज करते हैं, है ना। मतलब ऐसा है कि आप किसी इस लोकेशन पे थे, ए लोकेशन है, मान लो इस टाइम पे मैं चंडीगढ़ में हूं, तो सपोज करो ये चंडीगढ़ है ना, मैं इस लोकेशन पे हूं अभी। अब मेरा मन किया कि भाई कहीं घूम के आना है, तो मैंने क्या किया, मैं शिमला चला गया। यहाँ पे शिमला, ये क्या है? ये शिमला है ना। मैं आपके पास हिमाचल आ गया। ठीक है, तो चंडीगढ़ से मैं, चंडीगढ़ मेरी एक लोकेशन है, और पता चला कि नेक्स्ट मतलब 4 to 5 आवर्स के बाद मैंने अपनी लोकेशन चेंज करके मैंने कहां कर दी, अब मैं शिमला आ गया। तो जब मैं लोकेशन चेंज करूंगा, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपनी लोकेशन चेंज करता है, उसको हम बोलते हैं कि उसने क्या किया है, उसने लोकोमोशन किया। उसने क्या किया है? लोकोमोशन किया है। तो लोकेशन, लोकोमोशन, ठीक है, बहुत आसान है ना। मतलब जब हम अपनी लोकेशन चेंज करते हैं तो वो क्या है? लोकोमोशन। जैसे अभी मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूं ना, तो मैंने क्या किया, मैं चल के यहाँ पे आ गया, तो मैंने अपनी लोकेशन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। और जो मेरी लोकेशन चेंज हुई है, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? लोकोमोशन कर रहा हूँ। तो ये तो था लोकोमोशन का फंडा। अब दूसरी बात करेंगे, मैंने यहां पे गलत लिख दिया, डेवलपमेंट लिख दिया, सॉरी। यहां पे आएगा मूवमेंट, दिस इज मूवमेंट। तो दूसरी बात क्या है, यहां पे हमारे पास मूवमेंट है ना। अब देखो मूवमेंट क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने, मैंने लोकेशन नहीं चेंज करनी, मैं अपनी लोकेशन पे खड़ा हूं, देखो मैं बोल रहा हूं, मेरे जो लिप्स है वो मूव कर रहे हैं, है ना, मेरे हाथ हिल रहे हैं, है ना। तो अगर मेरी लोकेशन नहीं चेंज हो रही लेकिन स्टिल मेरे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, वो हिल रहे हैं, तो उसी को तो बोलते हैं मूवमेंट। उसी को क्या बोलते हैं? मूवमेंट। तो लोकोमोशन जब लोकेशन चेंज होती है, और मूवमेंट जब लोकेशन चेंज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन्स मूव होते हैं। अब बात करेंगे कि लोकोमोशन कौन शो करता है और मूवमेंट कौन शो करता है ना। अगर बात करें मोस्ट ऑफ द एनिमल, याद रखना सारे के सारे एनिमल नहीं, क्या मोस्टली, मोस्टली
जो एनिमल्स हैं वो क्या शो करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं। अब मोस्टली लिखा मैंने, याद रखना आपके एग्जाम में अगर किसी स्टेटमेंट में ओनली लिखा हुआ है, मस्ट लिखा हुआ है, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जो 100% चीज को इंडिकेट करते हैं। मान लो वहां पे लिख दिया एनिमल मस्ट शो लोकोमोशन, तो ये स्टेटमेंट गलत। जहां पे भी मस्ट वर्ड दिख गए आपको, ओनली वर्ड दिखे आपको, एक बार वहां पे सांस लेनी है, सोचना है क्या ये बात सही है, तो 99% वो स्टेटमेंट गलत होती है। तो इसको बहुत ध्यान से रखना है, ठीक है। बंसल एकेडमी के स्टूडेंट्स हो, पीछे नहीं रहना कहीं भी, हम सबसे आगे रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो मोस्टली वर्ड या फिर मस्ट आ जाए या फिर ओनली वर्ड आ जाए, सॉरी मोस्टली नहीं, सॉरी मस्ट वर्ड आ जाए या फिर ओनली वर्ड आ जाए, तो एक बार सांस लेनी है, सोचना है कि स्टेटमेंट सही है गलत है। मोस्ट ऑफ द टाइम जहां पे मस्ट होता है, जहां पे ओनली होता है, वो स्टेटमेंट गलत होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ऑलवेज गलत होगी, ठीक है। चलो नंबर 1, अब मूवमेंट कौन शो करेगा, मूवमेंट शो करते हैं जी प्लांट्स, मूवमेंट शो करते हैं प्लांट्स। देखो मैंने शुरू में ही बोल दिया बायोलॉजी जो है वो एक्सेप्शन की साइंस है, तो एक्सेप्शन, अब देखो अगर मैं बात करूं स्पॉन्जेस की, स्काइफा की बात करूं, वो तो एक जगह पे फिक्स है, वो तो मूव ही नहीं कर सकता ना, तो मैं ऐसे कैसे बोल दूं कि सारे एनिमल्स जो है वो मूव करते हैं, है ना। चलो, तो प्लांट जो है वो क्या शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। देखो सनफ्लावर था, सन यहाँ पे है, फ्लावर का जो फेस है इस तरफ है, सन घूम के इधर आ गया, फ्लावर ने फेस उधर कर लिया, मतलब जहां जहां पे सन जाएगा उसको सेंस करके जो फ्लावर है वो भी अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इसका मतलब भाई जो प्लांट है वो भी सेंस करते हैं चीजों को। अच्छा धूप थी, दिन था, फ्लावर ऐसे ओपन है, रात हुई फ्लावर बंद हो गया, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं लाइट को, है ना। तो मूवमेंट कर रहे हैं वो, है ना, क्या कर रहे हैं, मूवमेंट। तो प्लांट क्या शो करते हैं, प्लांट शो करते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट शो करते हैं मूवमेंट, और कुछ प्लांट शो करते हैं मतलब मोस्ट ऑफ द एनिमल शो करते हैं लोकोमोशन, ठीक है। अब कुछ एल्गी है जो मूव करती है, मोटाइल एल्गी होती है, मैं कैसे बोल दूं कि वो तो मूव नहीं करती, वो तो लोकोमोशन शो करेंगी ना। चलो आगे नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे। अच्छा अब तो हवा भी तो है ना, एयर भी तो है, एयर को कोई धक्का मारा कि चल 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 चल, हाँ वो तो नेचर है, नेचर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, एयर मूव कर रही है, तो उसको तो मैं लिविंग नहीं बोल सकता, है ना। तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ गई। अब नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा ध्यान से रखना इस फीचर को, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ ये कहां देखी जाएगी, ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो अगर आपके सामने स्टेटमेंट आ जाए ना एग्जाम में, दी रिप्रोडक्शन इज ओनली सीन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो अब यहाँ पे ओनली वर्ड आ गया, तो ये स्टेटमेंट यार सही है ना। अब नॉन लिविंग थिंग्स थोड़ा ना रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, तो यहाँ पे मतलब स्टेटमेंट को देखना है, समझना है, फिर देखना है। अब लिखा है, ठीक है, तो चलते हैं आगे बात। तो रिप्रोडक्शन कहां देखी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब मैं आपको यहाँ पे दो चीजें बताऊंगा, दो वर्ड और बता रहा हूं आपको यहाँ पे, ठीक है, और वो जो दो वर्ड है वही एग्जामिनर के फेवरेट है। अब नेक्स्ट जो हम फीचर करेंगे कौन सा, नेक्स्ट हम फीचर करेंगे मेटाबॉलिज्म करेंगे, कॉन्शियसनेस करेंगे, वहां पे ये दोनों वर्ड्स जो अभी मैं लिखूंगा वो काम के हैं। देखो दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, नंबर 1 जनरल, जो तो सबके लिए होते हैं, नंबर 2 डिफाइनिंग, मतलब ऐसे फीचर जो डिफाइनिंग है, जैसे आगे समझ आएगा, मैं समझाऊंगा इसके बारे में। अगर मैं बात करूं कि रिप्रोडक्शन कौन करता है, तो मैं बोलूंगा कि ये जो रिप्रोडक्शन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं, तो ये बात तो ठीक है। तो इसका मतलब जो रिप्रोडक्शन है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लेकिन क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, तो मैं बोलूंगा नो, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे रिप्रोडक्शन नहीं होती। तो अब ऐसे जो ऑर्गेनिज्म्स हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, तो क्या उन ऑर्गेनिज्म्स को मैं नॉन लिविंग बोल सकता हूं क्या? अरे बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैंने पहले ही बता दी थी ये बात कि कभी भी हम एक फीचर से डिसाइड नहीं करेंगे लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब देखो मैं एक्सेप्शंस की बात करता हूं, एक्सेप्ट, अब डिफाइनिंग फीचर जो है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। डिफाइनिंग फीचर ऐसे फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के जिनकी कभी भी कोई भी एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगी। मतलब डिफाइनिंग फीचर वो फीचर होगा जो हर एनिमल्स में, हर प्लांट में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, और जनरल फीचर वो होगा जिसकी एक्सेप्शन देखी जा सकती है। चलो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, मैं आगे डिफाइनिंग फीचर के बारे में फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे रिप्रोडक्शन की।
जनरल सी बात है, रिप्रोडक्शन है क्या? अपने जैसे एक ऑर्गेनिज्म, अपने जैसे एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, इसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं, है ना? बहुत सिंपल है ना? और ये किस वे से, ये एसेक्सुअल मेथड से भी होती है, ये सेक्सुअल मेथड से भी होती है। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे जब हमारे आने वाले लेक्चर्स होंगे, ठीक है? अब बात करेंगे मतलब क्या कहना क्या चाहता हूं, देखो इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे एक कपल है ना? एक कपल है, उनका कोई प्लान ही नहीं है बेबी का, उनका कोई बेबी का प्लान नहीं है। इसका मतलब वो किसी भी न्यू, जो उनके जैसा जो न्यू ऑर्गेनिज्म है उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो इसका मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, है ना? तो क्या उनको मैं नॉन लिविंग बोल दूं? नहीं बोल सकता भाई, बिल्कुल नहीं बोल सकता, क्योंकि उनके अंदर बाकी सारे फैक्टर्स ही फीचर पाए जाते हैं। अब दूसरी एग्जांपल है म्यूल की। दूसरी एग्जांपल कौन सी है? म्यूल की एग्जांपल है। बिंटू जी प्लीज, बंटू जी प्लीज आप कैमरा ऑफ कर लीजिए। बंटू जी, बंटू जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी थैंक यू। हाँ जी, अब दूसरा एग्जांपल है म्यूल की। देखो म्यूल, इसको मतलब हिंदी में लोग खच्चर बोल देते हैं इसको, म्यूल को क्या बोलते हैं? खच्चर बोलते हैं। इसको सुनो क्या होता है। ये जो म्यूल होता है ना, ये डोंकी जो गधा होता है, और होरस जो घोड़ा होता है, होरस, डोंकी और होरस के जो गैमीट्स है, इनको फ्यूज करके क्या बनता है? म्यूल बनता है। डोंकी और होरस के गैमीट्स को फ्यूज करके क्या बनाते हैं? हम फ्यूज करके बनाते हैं, हम म्यूल बनाते हैं, है ना? जो ये हमारी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली इनको म्यूल बनाते हैं, और इस म्यूल का फिर यूज करते हैं। अब देखो ये जो म्यूल होता है ना, ये स्टीराइल होता है। ये क्या होता है? ये क्या होता है जी? ये होता है स्टीराइल होता है। देखो एक वर्ड होता है फर्टाइल, एक होता है स्टीराइल। फर्टाइल जो रिप्रोडक्शन कर सकता है सक्सेसफुली, और स्टीराइल जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। अब ये जो ये जो म्यूल है, ये रिप्रोडक्शन ही नहीं कर सकता, ये न्यू ऑर्गेनिज्म को बना ही नहीं सकता, है ना? तो इसका मतलब ये किसका एक्सेप्शन है? ये रिप्रोडक्शन का एक्सेप्शन है। अब देखो मैंने पहले बोला था, अगर किसी भी करेक्टर के एक्सेप्शन मिल जाए उसको हम डिफाइनिंग फीचर कभी नहीं कह सकते। तो दूसरे एग्जांपल, अब थर्ड एग्जांपल देखो। थर्ड एग्जांपल एक बार एग्जाम में आ रखी है पहले ही। जो फीमेल वर्कर होती है, जो फीमेल हनी बी होती है, जो फीमेल क्या होती है? हनी बी। कौन सी? वर्कर। कौन सी? वर्कर। याद रखना, क्वीन भी फीमेल होती है, लेकिन अगर वहां पे आ जाए ओनली वर्कर फिर तो ठीक है। अगर ऐसे लिख देना ऑल फीमेल्स आर स्टीराइल, गलत स्टेटमेंट। ऑल नहीं होती भाई साहब, जो क्वीन होती है वो एग रिलीज करती है। चलो आगे बात करते हैं। जो वर्कर हनी बीज होती है ना, वो स्टीराइल होती हैं। जो वर्कर हनी बी होती है, ये क्या होती है? ये स्टीराइल होती हैं। ये रिप्रोडक्शन नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करती हैं? ये सिर्फ और सिर्फ वर्क, मतलब जो भी इनकी कम्युनिटी में जो भी इनको काम दिए जाते हैं वो काम करते हैं। किसी को कोम संभालना है, किसी को हनी की सिंथेसिस करनी है, किसी को एक्सो लार्वा है उनकी केयर करनी है ना? तो इसका मतलब ये जो फीमेल हनी बी वर्कर्स है, तो क्या इनको मैं नॉन लिविंग बोल दूं? अरे बिल्कुल, ऐसे कैसे बोल दे, है ना? अब तो आपको पता चल गया हम बोल ही नहीं सकते इनको, है ना? तो ये हनी बी का एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, और एग्जाम में क्वेश्चन 2 बार आ रखा है, और दोनों बार कैसे कंफ्यूज किया है? एक बार स्टेटमेंट थी ऑल ऑल फीमेल हनी बीज आर स्टीराइल, गलत स्टेटमेंट है। ऑल कैसे स्टीराइल हो सकते हैं? जो क्वीन होती है वो क्या होती है? वो फर्टाइल होती है। उसके बाद अगर क्वीन की डेथ हो जाए तो किसी भी फीमेल वर्कर को रॉयल जेली खिला के उसके अंदर कुछ जो जीन्स हैं वो एक्टिवेट करके उसको फर्टाइल बनाया जा सकता है, ठीक है? तो इसका मतलब हमें एक बात तो समझ आ गई है कि जो रिप्रोडक्शन है वो होती सिर्फ लिविंग और ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही है, लेकिन उसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। मतलब ऐसे भी कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलती, ठीक है जी? तो ये है हमारा रिप्रोडक्शन का टॉपिक। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट फीचर है दैट इज मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट फीचर क्या है? मेटाबॉलिज्म। देखते हैं जी, मेटाबॉलिज्म को समझते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म, अब इस मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि होता क्या है। जनरली अगर आप देखोगे ना, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी के अंदर केमिकल्स की सिंथेसिस होना, बॉडी के अंदर केमिकल्स का ब्रेकडाउन होना या टूटना, उसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। हम अच्छे तरीके, हम तो प्रैक्टिकली तरीके से समझेंगे कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो भाई हमने क्या खाया? हमने खाया फूड। हमने क्या खाया जी? हमने खाया फूड। उस फूड में क्या था? उस फूड में था कार्बोहाइड्रेट। उस फूड में क्या था? उसमें था प्रोटीन। उस फूड में क्या था? उसमें था
लिपिड्स, उसमें और क्या था, उसमें थे हमारे जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड मतलब जो डीएनए और आरएनए है ना। और इन सबको मिला के मैं बोल देता हूं ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल है। ये क्या है, मैक्रो बायोमोलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल। देखो बायोमोलिक्यूल के चैप्टर को पढ़ाऊंगा और बहुत बच्चों को बोरिंग लगता है, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, बड़े प्रैक्टिकल तरीके से बायोमोलिक्यूल को पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल समझिए मैक्रो का मतलब बड़ा, जिनका साइज बड़ा है। तो ये सारे के सारे मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनको हम खाते हैं एज, मतलब अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो स्टार्च खाते हैं हम ग्लाइकोजन खाते हैं, है ना। अब देखिए ध्यान से देखना, इस चीज को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो कार्बोहाइड्रेट है इनको हमारी बॉडी तोड़ देती है, किसमें, सिंपल शुगर में। सिंपल शुगर की बजाय मैं यहां पे लिख देता हूं मोनोसैकेराइड में। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, मोनोसैकेराइड लिख दिया, मतलब ग्लूकोज बन गया, फ्रक्टोज बन गया, मैनोस बन गया, ये सब क्या बन गए, अपने मोनोसैकेराइड बन गए। तो प्रोसेस कौन सा था यहाँ पे, प्रोसेस था डाइजेशन। प्रोसेस क्या था, डाइजेशन था। ऐसे ही प्रोटीन को तोड़ दिया किसमें, अमाइनो एसिड्स में। लिपिड्स को तोड़ दिया किसमें, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में, है ना। ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड था, इसको तोड़ दिया किसमें, इसको तोड़ दिया नाइट्रोजनस बेस में, इसको तोड़ दिया राइबोस शुगर में या फिर डीऑक्सीराइबोस शुगर में, इसको तोड़ दिया किसमें, इसको तोड़ दिया फॉस्फेट में। तो ऐसे तोड़ दिया हमने सबको। अच्छा बोर्ड विजिबल है, हाँ विजिबल है, बिल्कुल बिल्कुल विजिबल है। तो जब हमारी बॉडी ने इन सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स को, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ दिया, तो मैं बोलूंगा केमिकल्स को तोड़ दिया, तो ये एक रिएक्शन है, इसको बोलते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कैटाबोलिज्म। ये सारी की सारी कैटाबोलिक रिएक्शंस हैं और प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबोलिज्म। अब कैटाबोलिज्म क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल्स को तोड़ा जाता है, इसको क्या बोल दिया अपने, कैटाबोलिज्म। अब ये सारा कुछ हमारे इंटेस्टाइन में पड़ा है, इंटेस्टाइन से चला गया ब्लड में, ब्लड से चला गया सेल के अंदर। अब एक सेल था, उसने देखा वाह जी वाह मोनोसैकेराइड्स हैं, एक काम करो इनको काम पे लगा दो। इनको ना एक लीवर के पास चले गए, इनको लीवर ने बोला भाई इस बंदे ने तो बहुत सारी ग्लूकोज खा लिया या शुगर खा लिया, एक काम करो सारी के सारी ग्लूकोज को इकट्ठा करो और इसको कहां रख दो, इसको जोड़ दो, मतलब इसको कन्वर्ट कर दो किसी, मतलब बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल को जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दो, जिसको उसने बोल दिया ग्लाइकोजन। और प्लांट्स ने भी ऐसे किया भाई, फोटोसिंथेसिस, आज तो बहुत बढ़िया सी धूप निकली हुई थी, फोटोसिंथेसिस कर लिया, बहुत भरपूर पेट खाना बन गया। एक काम करते हैं इसको स्टोर कर लेते हैं किसमें, स्टार्च की फॉर्म में, मतलब सारे शुगर को, सारे ग्लूकोज को जोड़ के स्टार्च बना दो, है ना। तो क्या किया, अब फिर से क्या बन गया, फिर से क्या बन गया, स्टार्च बन गया या फिर ग्लाइकोजन बन गया, मतलब फिर से एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। आई थिंक विजिबिलिटी नहीं है, अब ठीक है। तो मतलब फिर से क्या बन गया, एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, फिर से बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। ऐसे ही सेल ने देखा वाह जी वाह बहुत सारे अमीनो एसिड है, एक काम करो जो जो प्रोटीन चाहिए ना बना लो। तो सेल ने क्या किया, प्रोटीन्स भी बना लिया। अब प्रोटीन्स बनते कैसे हैं, बहुत अच्छा तरीका प्रोटीन्स बनाने का सेल के पास, अच्छे से करेंगे इसको जब सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, जब फंडामेंटल प्रोसेस पढ़ेंगे। अच्छा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड भी दिया है, एक काम करो लिपिड बना लो, लिपिड बना लो और हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना उसको और स्ट्रॉन्ग कर दो अच्छे से। अच्छा वाह जी वाह, ये तो न्यूक्लियोटाइड मतलब नाइट्रोजनस बेस ये सब कुछ है, एक काम करो इससे हमारा न्यूक्लिक एसिड बना लो, इससे डीएनए बना लो या फिर इससे क्या बना लो, आरएनए बना लो। तो पहले केमिकल्स टूटे थे और उन्हीं केमिकल्स को हमारी बॉडी ने क्या किया, जोड़ के, है ना, साइज बड़ा कर दिया। तो इसको ऐसी रिएक्शन को, मतलब ऐसी रिएक्शन को मैं बोलूंगा ये क्या है, ये है एनाबॉलिक रिएक्शन, और ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एनाबोलिज्म। इसको क्या बोलते हैं, एनाबोलिज्म बोलते हैं। अब मुझे बताओ बॉडी में केमिकल टूट रहे हैं, जी बिल्कुल टूट रहे हैं, बिल्कुल ब्रेकडाउन हो रही है। अच्छा बॉडी में केमिकल की सिंथेसिस हो रही है, जी बिल्कुल सिंथेसिस हो रही है, और ब्रेकडाउन को बोलते हैं कैटाबोलिज्म, और जब जुड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनाबोलिज्म। और जब दोनों को मिला देते हैं, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों को मिला देते हैं, तो हमारा बन गया जी क्या, हमारा बन गया मेटाबोलिज्म। ये क्या बन गया जी, हमारा मेटाबॉलिज्म बन गया। तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, है ना। और दुनिया में आपको एक भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिलेगा जिसकी बॉडी में या तो केमिकल्स बन ना रहे हो या केमिकल्स टूट ना रहे हो। इसका मतलब ये जो कैटाबोलिज्म, ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, ये तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है ना। कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके अंदर ये नहीं पाया जाता।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटाबॉलिज्म है इसको हम डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं किसका, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर है, याद रखना। डिफाइनिंग फीचर का मतलब ऐसा फीचर जिसकी कभी भी कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलती, इसको क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग फीचर। अब एग्जामिनर को ये बात पता है कि तुम पढ़ के आओगे, ये वो बहुत चालाक है, वो पता क्या करता है, वो रिप्रोडक्शन का डाल देगा, आराम से बोलेगा चलो मैं काम करता हूँ रिप्रोडक्शन का पूछता हूँ, तो वो ना जानबूझ के रिप्रोडक्शन का डाल देगा। और हम सोच लेंगे कि यार बात तो सही है, वैसे रिप्रोडक्शन तो हर ऑर्गेनिज्म करता है, और हम लगा दें कि हाँ जो रिप्रोडक्शन है ना वो एक मतलब डिफाइनिंग फीचर है। तो गलती बिल्कुल नहीं करना, बंसल अकेडमी में पढ़ रहे हो, गलती की तो कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये है हमारा मेटाबॉलिज्म। अब देखो हम देखते ना, हम क्या करते हैं, प्लांट्स ने क्या किया, प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस की, ग्लूकोज की सिंथेसिस कर दी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर लिया, ग्लूकोज बन गया। एनिमल्स ने क्या किया, उसी ग्लूकोज को खाया, CO2 भी बाहर निकाल दी, वाटर भी बाहर निकाल दिया, फिर से तोड़ दिया उसको, तो चलता रहता है हमारे अंदर। चलो, तो मेटाबॉलिज्म ये था हमारे पास मेटाबॉलिज्म, और इसको भूलना नहीं है, मेटाबॉलिज्म को तो अच्छे से कर देना है, क्योंकि ये बाउंसर क्वेश्चन है, ये ऐसा टॉपिक है जिसको सब छोड़ देते हैं कि चलो छोड़ो यार लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या ही पढ़ना, ये तो आते हैं, लेकिन फिर जब आते हैं ना तब पहले तुम इग्नोर कर देते हो, बाद में तुम्हारे आंसर को एग्जामिनर इग्नोर कर देता है कि नहीं नहीं ये गलत है। अब नेक्स्ट फीचर क्या है, नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या, अगर मैं वैसे पूछ लूँ कॉन्शियसनेस, तो आज गूगल पे सर्च करोगे कॉन्शियसनेस, तो वहां पे लिखेगा किसी को होश होना, मतलब कोई जाग रहा है, उसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। लेकिन हमारी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, हमारी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूँ ना, कॉन्शियसनेस का मतलब है अपने आसपास के इन्वायरमेंट की समझ होना। अरे एक काम करते हैं, एग्जांपल समझते हैं, ऐसे नहीं बात बनेगी, एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये एक लैब के अंदर एक पैटी डिश है, लैब के अंदर क्या है, पैटी डिश है, और इसके अंदर ये घूम रहा हमारे पास एक अमीबा, एक क्या घूम रहा है, एक अमीबा, ठीक है। पता क्या किया आपने, आपने ना इस एरिया में यहां पे, आपने इस एरिया में यहां पे ग्लूकोज ऐड कर दी, क्या ऐड कर दिया, ग्लूकोज, आपने इसमें ग्लूकोज ऐड कर दी। अब बैक्टीरिया ने इस ग्लूकोज को सेंस कर लिया, इस बैक्टीरिया ने क्या किया, इसको पता चल गया कि उस जगह पे ना ग्लूकोज है, तो भाई साहब बैक्टीरिया को खुश हो गया, भाई मेरे को तो खाना मिल गया, तो बैक्टीरिया यहां से भागा 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 जाएगा कहां पे, ग्लूकोज के पास, उसको खाने के लिए जाएगा। अब चक्कर ये पड़ गया, आपने गड़बड़ कर दी यहाँ पे, आपने देख लिया ये तो बड़ा फास्ट हो रहा है अमीबा, ये तो खाना खा रहा है अपना, तो आपने पता क्या किया, आपने इस ग्लूकोज के अंदर कोई भी टॉक्सिन ऐड कर दिया, कोई भी पॉइजन या फिर टॉक्सिन ऐड कर दिया। अब इस बैक्टीरिया को पता चल गया कि भाई मेरे सामने तो ये बंदे ने तो मुझे धोखा दिया है, पहले तो खाना दे दिया, अब उसमें जहर भी मिला दिया, तो ये क्या करेगा, ये यहां से वापस भाग लेगा, इसे दूर भाग जाएगा, तो दूर भाग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक छोटा सा अमीबा जो सिर्फ एक सेल का बना है, उसको भी समझ है मेरे आसपास के एनवायरनमेंट में कौन सी चीज मेरे काम की है, कौन सी चीज मेरे काम की नहीं है, किस चीज के साथ मुझे रहना, किस चीज से मुझे दूर भागना है। तो इसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस, है ना। हमको पता है कि भाई सामने पिज्जा है तो खाएंगे, अगर मान लो पिज्जा 4 दिन पुराना तो खा लोगे, बिल्कुल नहीं खाओगे ना। तो मतलब हमें समझ है कि कौन सी चीज खानी है, कौन सी चीज नहीं खानी है, हमें समझ है ये एक नॉर्मल मेडिसिन है पैरासीटामोल, फीवर आ गया इसको खा लो, और एक घर पे पड़ी है चूहे मारने वाली दवाई, वो खा लोगे, कभी नहीं खाएंगे। तो मतलब हमें समझ है ना। तो इसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। अब अगर मैं कॉन्शियसनेस की बात करूं, तो आपको दुनिया में एक भी ऐसा ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिलेगा जिसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होती, सब के अंदर कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है ना। इसका मतलब क्या, कॉन्शियसनेस को मैं डिफाइनिंग फीचर कह सकता हूं, हाँ जी बिल्कुल, कॉन्शियसनेस को हम एक डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है। ओके जी, तो ये तो था हमारा नेक्स्ट फीचर कॉन्शियसनेस। अब अगर बात करें, यहां पे दो चीज आती है, एक होता है स्टिमुलाई और एक होता है रिस्पॉन्स। पूछ लिया जाता है कि स्टिमुलाई क्या है, रिस्पॉन्स क्या है। वैसे ये है ये हमारा टॉपिक है वहां कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर का, जो नर्वस सिस्टम है ना, वहां से पूछते हैं। लेकिन कॉन्शियसनेस में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या होता है स्टिमुलाई, क्या होता है रिस्पॉन्स, या फिर किसी ना किसी तरीके से इस तरीके से स्टेटमेंट को फ्रेम किया जाता है कि इन वर्ड्स को भी इंक्लूड कर दिया जाता है स्टेटमेंट के अंदर। जैसे स्टिमुलाई क्या होता है, देखो स्टिमुलाई कुछ भी ऐसा फैक्टर जो किसी रिस्पॉन्स को जनरेट कर दे, उसका पास स्टिमुलाई बोलते हैं। जैसे बहुत आसान सी एग्जांपल है, मान लो
आप जा रहे थे रास्ते में, तो आपके पैर पे कांटा चुभ गया, तो जैसे ही कांटा पैर पे आएगा, इतना नुकील है, जैसे ही आप टच करोगे उस कांटे को, साथ के साथ पैर अपने आप पीछे हो जाएगा। तो वो जो कांटा था, एक वो जो प्रेशर आपके फुट पे पड़ा, एक्चुअली में वो एक स्टिमुलाई थी, और स्टिमुलाई क्यों थी? क्योंकि उसने रिस्पॉन्स को जनरेट किया, है ना। और जो जो फैक्टर रिस्पॉन्स को जनरेट ना कर पाए उसको हम कभी भी स्टिमुलाई नहीं बोलते। जब नर्वस सिस्टम को करेंगे ना, जब हम नर्वस सिस्टम का पढ़ोगे तो तब आपको अच्छे से समझाया जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो कहने की मेन बात ये हो गई कि दुनिया में ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिलेगा जिसके अंदर कॉन्शियसनेस जो है वो नहीं है। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को अपने आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में पता है। एक डियर को पता है कि सामने शेर है, मुझे नहीं जाना, वो मुझे खा जाएगा, लेकिन वही डियर, उसको पता है सामने ग्रास भी है, भाई शेर जब जाएगा ना तब वो ग्रास खाने जरूर जाएगा। एक टाइगर को पता है कि जो डियर है ना वो मेरा फूड है, तो वो छिपके रहेगा, उसको अपने फूड की तलाश में वो छिपके रहेगा हमेशा, ताकि कब उसको मौका मिले वो अटैक करके अपने फूड को खा सके, है ना। आपको पता है कि खाना आने वाला है, अभी जैसे टाइम हो रहा है ना खाना का, सर जी बस कर जी, इतना इतनी बड़ी क्लास कौन लेता है, तो ये भी कॉन्शियसनेस है ना। आपको पता है कि भाई हाँ लेक्चर खत्म होगा, साथ के साथ ही बंद करेंगे, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे लेकिन खाना जरूर खाएंगे, तो वो भी कॉन्शियसनेस है, मतलब पेट कुछ मांग रहा है ना। तो ये सारी की सारी कॉन्शियसनेस है। तो हमने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे? हमने देखा ग्रोथ के बारे में, हमने देखा रिप्रोडक्शन के बारे में, हमने देखा कॉन्शियसनेस के बारे में, एक हमने देखा लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में, हमने देखा कॉन्शियसनेस के बारे में, हमने देखा मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो अगर मैं बात करूं, ये नीचे वाले जो दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं कौन कौन से, कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म, ये दोनों के दोनों क्या है? हमारे डिफाइनिंग फीचर है। ये क्या है जी? डिफाइनिंग फीचर। मतलब ये पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि इनकी कोई भी एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलती। बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कि दिमाग में ये चीज बैठ जाए आके, कल को ये ना हो कि यार ध्यान दे देते, क्या पता मतलब पेपर में मान लो क्वेश्चन आ जाए, तो उस टाइम सोचा रहे यार काश ध्यान दे दे, तो फिर पछताने का कोई फायदा नहीं है ना। चलो, तो ये कौन से फीचर है? दोनों डिफाइनिंग फीचर। और बाकी ये दोनों कौन से हैं? ये है जनरल जो फीचर होते हैं। ये क्या है? जनरल फीचर। मतलब जनरल फीचर ऐसे फीचर जिनकी हमें क्या देखने को मिलती है? जिनकी एक्सेप्शन देखने को मिलती है। ग्रोथ की एक्सेप्शन क्या थी? हिमालय ग्रो कर रहा है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ग्रोथ मतलब ग्रोथ नहीं करते, मतलब एक सर्टेन पीरियड हो गया ग्रोथ करनी बंद कर देंगे, है ना। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उनकी जो ग्रोथ है वो इरिवर्सिबल होती है। अरे ह्यूमन की एग्जांपल ले लो, मतलब एक बेबी था, इतना सा बेबी है, बड़ा हो रहा है 21-22 साल का हो गया, इतना जैसे मेरे जितना हो गया बड़ा। अब जैसे जैसे एज बढ़ जाएगी 65 साल 70 साल, तो हाइट छोटी होती रहेगी, हाइट छोटी होती रहेगी, तो नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं बॉडी के अंदर। बन तो रहे नहीं है नए, क्योंकि बहुत पुरानी बॉडी हो चुकी है ना, डीएनए पुराना हो चुका है, जो टीलोमरेज है वो खत्म हो चुके हैं उसके, है ना। तो अब क्या है कि नए सेल्स तो बन नहीं रहे, लेकिन पुराने वाले खत्म हो रहे हैं, तो उसको हम मैं बोलूंगा कि जो डिक्रीज जो ग्रोथ है ना वो इरिवर्सिबल होती है, वो वापस भी जा सकती है, ठीक है। डेवलपमेंट हमेशा और हमेशा एक मतलब इरिवर्सिबल कभी नहीं होती। उसके बाद बात करेंगे लोकोमोशन मूवमेंट, बहुत अच्छे से समझा। लोकोमोशन का मतलब है लोकेशन को चेंज करना, मूवमेंट का मतलब है सिर्फ लोकेशन को चेंज नहीं करना, अपने ऑर्गन्स को मूव करना, ठीक है। लोकोमोशन कौन शो करता है? सारे के सारे एनिमल्स। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सारे के सारे एनिमल शो करते हैं? नहीं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, है ना। और यस सर। मूवमेंट कौन शो करता है? मोस्टली प्लांट जो है वो मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स भी हैं, है ना, कुछ एनिमल्स भी हैं। आगे कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म के बारे में तो हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। पहली बात तो ये बताओ, सबको समझ आ गया? सभी स्टूडेंट को समझ आ गया? अगर किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक दोबारा से देखना है तो अभी लिख दो कि भाई ये चीज रिपीट कर दो, मैं अभी रिपीट कर दूंगा। नो सर। नेहा आप वेट कर लीजिए, सर अभी मैं हिमालय आपको कैसे बोलने का इंक्रीज मौका हो दूंगा। रहा है? अभी आप जो भी बोलोगे ना मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा, मैंने माइक लगा रखा है। लास्ट के जो 5 मिनट होंगे मैं आपको टाइम दूंगा, आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। स्टिल अभी किसी के पास कोई डाउट है, कुछ रिपीट करना है, तो आप प्लीज मैसेज में लिख दीजिए। हमारे इसी गूगल मीट में मैसेज का एक होता है ना ऑप्शन, तो वहां पे लिख दीजिए, मैं देख के रिपीट कर दूंगा।
जी प्रतिभा। अच्छा, नो डाउट, वेरी वेरी गुड नेहा, वेरी गुड। जी, तो देखो लेक्चर तो हो गया, टीचर तो सबके पास है पढ़ने पढ़ाने वाले, है ना। अब देखो सर, हाउ हिमालय इंक्रीजेस। हाँ जी बिल्कुल, राणा जी मैं बताऊंगा इसके बारे में, हिमालय कैसे इंक्रीज करते हैं। वैसे ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको, आपका जो डाउट है उसको आप छोड़ेंगे नहीं, आप डाउट को तो अच्छे से कर देते हैं। हिमालय कैसे जो इंक्रीज कर रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। देखो जी, जो हमारी अर्थ है ना, इसके नीचे कुछ प्लेट्स होते हैं जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। जैसे मान लो ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, ये नीचे इंडिया वाली टेक्टोनिक प्लेट थी। पहले तो इंडिया जो था वो एशिया का पार्ट नहीं था, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होता था, ठीक है। और जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे ना, तब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इवोल्यूशन में। तो अब क्या हुआ कि जैसे, अरे मैं बहुत सिंपल सी एग्जांपल, एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल माइंड में आई है, और ये चीज हमने की भी होगी। जब हम बच्चे थे ना, छोटे थे, हम क्या करते थे, हम एक काम करते थे, अब इस तरफ मिट्टी होती थी, इस तरफ मिट्टी होती थी, ऐसे मिट्टी को पकड़ के पास में लेके आते थे, और जब दोनों मिट्टी की लेयर आपस में टकराती थी ना, तो जहां पे टकराएंगे वहां पे ऐसे मिट्टी ऊपर की तरफ राइज कर जाती थी, है ना। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। एक यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट है, एक यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट है, एक ये इंडिया वाली टेक्टोनिक प्लेट है। ये दोनों की दोनों जो प्लेट्स है ना, एक दूसरे के मतलब ये जो है उसके ऊपर जा रही है, पास जा रही है। अब पास भी चलेगी बिल्कुल, अब जब टकराएगी, तो जब टकराएगी तो यहाँ पे क्या बनेंगे, हिमालयस बनेंगे। लेकिन अभी भी ये जो प्लेट है ना, ये जो नीचे वाली प्लेट है, अभी भी ऊपर की तरफ लगातार मूव कर रही है। तो लगातार जब मूव करेगी तो प्रेशर लगाएगी, जब प्रेशर लगेगा ना, तो हिमालय जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ और ज्यादा बढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो हिमालय की ग्रोथ होती है। ठीक है जी, राणा जी क्लियर? जी राणा जी क्लियर है जी। बाकी हम जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे तब हम इसको और अच्छे से फिर से करेंगे। जी बिल्कुल। अब देखो जी जी, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। अब देखिए ध्यान से, लेक्चर तो हमारा खत्म हो गया, मैं, आप भी चले जाओगे, मैं भी चला जाऊंगा, है ना। लेकिन अब करना क्या, जाके जाके करेंगे क्या। दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, आपको दो तरह के कंपटीशन में दो तरह के स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। नंबर वन, जो स्टूडेंट्स हैं वो दो तरह के, एक तो ऐसे जिन्होंने स्टडी की, वो किसी भी पर्पज से हो सकती है, वो मतलब लेक्चर के थ्रू कर ली, या मतलब लाइव लगा लिया, कुछ भी, है ना। स्टडी की, उसके बाद ऐसे मतलब जब भी हम पढ़ते हैं ना, बस सब कुछ समझ आ गया जी, अब तो दुनिया जीत लेनी है ना। और उस दुनिया जीतने के चक्कर में हम लग जाते हैं, यही हमारा जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फलाना फलाना लग जाते हैं, है ना। और फिर आराम से सो जाते हैं, क्या करेंगे, सो जाते हैं, और अगले दिन वेट करते हैं जी, अगला दिन लेक्चर आएगा तो फिर अगले दिन फिर पढ़ेंगे। और वो फिर पढ़ते पढ़ते मतलब सुनते रहते हैं, और उसके बाद बात बनती नहीं है। दूसरे स्टूडेंट होते हैं, ये भी स्टडी करेंगे, ये भी पढ़ेंगे, उसके बाद ये क्या करेंगे, ये सेल्फ स्टडी भी करेंगे। ये क्या करेंगे, सेल्फ स्टडी भी करेंगे। और सेल्फ स्टडी में ये आएगा कि जो मेरे टीचर ने पढ़ाया क्या वो सब कुछ सही था ना। वैसे तो टीचर से कभी डाउट करना नहीं चाहिए, है ना। सेल्फ स्टडी कर लीजिए, सेल्फ स्टडी करने के बाद एप्लीकेशन अप्लाई करो अपनी नॉलेज को। क्या करेंगे, नॉलेज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई हिज हर नॉलेज, जो उनकी नॉलेज है, जो उन्होंने चीज गेन की है उस दिन में, उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे, क्वेश्चंस को लगाएंगे। कहां से लगाएंगे, अरे कहीं से भी ले लो, गूगल पड़ा है अपने पास, गूगल चाहता है जहां से मर्जी क्वेश्चन उठाओ। तो नॉलेज को इंक्रीज करेंगे कैसे, अपनी नॉलेज को अप्लाई करेंगे, और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो उनसे नहीं हो पाएंगी। अब देखो मैं भगवान तो नहीं हूं जो सब कुछ करवा दूंगा, मैं भी इंसान हूं, भूल सकता हूं ना। तो वो फिर उसके बाद अपनी नॉलेज को अप्लाई करने के बाद क्या लेके आएंगे, डाउट लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, डाउट लेके आएंगे, और फिर पूछेंगे जी मुझे तो ये डाउट है जी बता दो, फिर उसके डाउट को क्लियर किया जाएगा, है ना। पहली बात तो स्टूडेंट खुद अपना डाउट क्लियर करने की कोशिश करेगा, तो डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो एक फिर ऐसे करते करते, ये इनकी डेली की प्रैक्टिस है, ये डेली मतलब वो जो पर्सन है ना, उसको डेली पता चल गया कि मुझे ये एक्टिविटी करनी है, और सीखने की जो उसके अंदर ताकत है ना, जो वो बढ़ती रहेगी डेली और डेली। एंड में कौन सा डे आएगा, एग्जाम वाला डे। वो पर्सन डेली क्वेश्चन लगा रहा है, उसको आदत पड़ गई क्वेश्चन लगाने की, एग्जाम में पैनिक नहीं आएगा उसको। ये क्वेश्चन, ये वाले स्टूडेंट पढ़ो खाओ पियो सो जाओ, जब एग्जाम में आएंगे ना, तब इतने सारे लेक्चर माइंड में एकदम से स्ट्राइक कर जाएंगे, कुछ नहीं समझ आएगा क्या होगा जी, ऐसे लग जाएगा जैसे तूफान आ गया। और फिर बाद में क्या बोलेंगे,
चलो यार अगली बार तो पक्का ही पढ़ना है ना। तो होता है ना ऐसा हमारे साथ भी, हाँ भी अगली बार तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं बना, अपने को तो इस कैटेगरी में जाना है। ये जो कैटेगरी है, डेली पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे और डाउट्स लेंगे। कोशिश करो जो डाउट है वो खुद क्लियर हो जाए। अगर उसके बावजूद भी कोशिश करने के बाद क्लियर नहीं होता, तो हमारे पास हमारा व्हाट्सएप ग्रुप तो है ही ना। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट पूछिए, आपके पास आपके टीचर्स अवेलेबल है, आपकी लाइव क्लासेस लगती है, तो आप वहां पर अपने डाउट को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी बातचीत करनी है तो आप कर सकते हो। अभी अभी आप किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। बंसल अकेडमी में क्लास लेने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। गुड नाइट सभी को। मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई बातचीत गुड करनी हो नाइट कर सर। सकता है जी। गुड नाइट। अदरवाइज आप क्लास को लेफ्ट करके जा। जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। गुड नाइट। थैंक यू सर। मिलते हैं कल। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम वेलकम। ओके ओके सर, सर। थैंक